चैप्टर 10 अखमेद ज़ेक ने जवाहरात देखे। मुगाम्बी, कमज़ोर और पीड़ित, पीछे हटते हमलावरों के रास्ते पर दर्दनाक तरीके से घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ सकता था, अक्सर आराम करता था, लेकिन क्रूर घृणा और प्रतिशोध की समान रूप से क्रूर इच्छा ने उसे अपने काम पर लगा रखा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके घाव भरते गए और उसकी ताकत वापस लौट आई। आखिरकार उसके विशालकाय शरीर ने अपनी सारी ताकत वापस पा ली। अब वो और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन घुड़सवार अरबों ने बहुत दूर तक यात्रा की थी, जबकि घायल अश्वेत दर्दनाक तरीके से उनके पीछे रेंग रहा था। वे अपने किलेबंद शिविर में पहुंच चुके थे और वहां अखमेद ज़ेक अपने लेफ्टिनेंट एल्बर्ट वेरपर की वापसी का इंतजार कर रहा था। लंबी कठिन यात्रा के दौरान जेन क्लेटन को सड़क की कठिनाइयों से ज्यादा अपने आने वाले भाग्य की आशंका में पीड़ा हुई थी। अखमेद ज़ेक ने उसे उसके भविष्य के बारे में अपने इरादों से अवगत कराने की जहमत नहीं उठाई थी। उसने प्रार्थना की कि उसे फिरौती की उम्मीद में पकड़ा गया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अरबों के हाथों उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन संभावना थी, भयानक संभावना, कि उसका एक और भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। उसने कई महिलाओं के बारे में सुना था, जिनमें से कुछ गोरी महिलाएं थीं, जिन्हें अखमेद ज़ेक जैसे अपराधियों ने काले हरम की गुलामी में बेच दिया था, या उन्हें उत्तर की ओर किसी तुर्की सेराग्लियों के लगभग उतने ही भयानक अस्तित्व में ले जाया गया था। जेन क्लेटन खतरे के सामने रीढ़विहीन भय से झुकने वालों से कहीं अधिक कठोर स्वभाव की थी। जब तक आशा व्यर्थ साबित नहीं हुई, तब तक वो उसे नहीं छोड़ेगी, न ही वह अपमान से अंतिम मुक्ति के रूप में आत्मविनाश के बारे में सोचती थी। जब तक टार्ज़न जीवित था, तब तक सहायता की उम्मीद करने का हर कारण था। जंगली महाद्वीप में घूमने वाला कोई भी मनुष्य या जानवर उसके स्वामी और मालिक की चालाकी और शक्तियों का दावा नहीं कर सकता था। उसके लिए वह अपनी मूल दुनिया में सर्वशक्तिमान से कुछ कम नहीं था। जंगली जानवरों और जंगली मनुष्यों की इस दुनिया में टार्ज़न आएगा और उसे बचाया जाएगा और बदला लिया जाएगा, इस बात का उसे पूरा यकीन था। वो उन दिनों की गिनती कर रही थी जब वो ओपार से वापस आएगा और यह पता लगाएगा कि उसकी अनुपस्थिति में क्या हुआ था। उसके बाद अरबों के गढ़ को घेरने और वहां रहने वाले अपराधियों के समूह को दंडित करने में उसे कुछ ही समय लगेगा। उसे इस बात में जरा भी संदेह नहीं था कि वो उसे ढूंढ सकता है। कोई भी निशान, चाहे कितना भी हल्का क्यों न हो, उसकी इंद्रियों की गहरी सतर्कता से बच नहीं सकता था। उसके लिए हमलावरों का पता खुली किताब के छपे पन्ने की तरह साफ था। और जब वो उम्मीद कर रही थी, अंधेरे जंगल से एक और आया। रात और दिन से भयभीत एल्बर्ट वेरपर आया। 1 दर्जन बार वह विशालकाय मांसाहारी के पंजे और नुकीले दांतों से बच निकला था, लेकिन उसे ऐसा चमत्कार लगा। ओपार से अपने साथ लाए चाकू के अलावा किसी और चीज से लैस होकर वह दुनिया के सबसे क्रूर देश में घुस गया था। रात में वह पेड़ों पर सोता था, दिन में वह डरता डरता आगे बढ़ता था। अक्सर जब कोई बड़ी बिल्ली दिखाई देती या उसकी आवाज़ उसे खतरे से आगाह करती तो वह शाखाओं के बीच छिप जाता था। लेकिन आखिरकार वह उस बाड़ के नज़दीक पहुंच गया जिसके पीछे उसके भयंकर साथी थे। लगभग उसी समय मुगाम्बी जंगल से बाहर आया और चारदीवारी वाले गांव के सामने पहुंचा। जब वह एक बड़े पेड़ की छाया में खड़ा होकर टोह ले रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी, फटा पुराना और अस्त व्यस्त, जंगल से लगभग उसकी कोहनी के पास निकल रहा था। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह नवागंतुक वही है जो ओपार के लिए रवाना होने से पहले उसके मालिक का मेहमान था। अश्वेत व्यक्ति बेल्जियन को बुलाने ही वाला था कि तभी कुछ ने उसे रोक दिया। उसने देखा कि श्वेत व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे हुए मैदान से होते हुए गांव के गेट की ओर जा रहा है। इस तरह कोई भी समझदार व्यक्ति अफ्रीका के इस हिस्से में किसी गांव में तब तक नहीं जाता जब तक कि उसे दोस्ताना स्वागत का भरोसा न हो। मुगाम्बी ने इंतजार किया। उसका संदेह जाग उठा। उसने वेरपर को चिल्लाते हुए सुना। उसने गेट खुलते देखा और उसने लॉर्ड और लेडी ग्रास्टोक के पूर्व अतिथि का आश्चर्यचकित और मैत्रीपूर्ण स्वागत देखा। मुगाम्बी की समझ पर एक प्रकाश पड़ा। ये श्वेत व्यक्ति एक गद्दार और जासूस था। ग्रेट बवाना की अनुपस्थिति के दौरान छापे का श्रेय उन्हें उसी को जाता है। अरबों के प्रति अपनी घृणा के साथ
मुगाम्बी ने श्वेत जासूस के प्रति और भी अधिक घृणा जोड़ दी। गांव के अंदर वेरपर तेजी से अखमेद शेख के रेशमी तंबू की ओर बढ़ा। जैसे ही उसका लेफ्टिनेंट अंदर आया, अरब उठ खड़ा हुआ। बेल्जियम के फटे पुराने कपड़ों को देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। क्या हुआ? उसने पूछा। वेरपर ने सब कुछ बता दिया, सिवाय रत्नों की थैली के बारे में जो अब उसके कपड़ों के नीचे उसकी कमर पर कसकर बंधी हुई थी। अरब की आंखें लालच से सिकुड़ गईं जब उसके गुर्गे ने उस खजाने का वर्णन किया जिसे वजीर ने ग्रस्टोक बंगले के खंडहरों के पास दफना दिया था। अब वापस लौटकर इसे पाना आसान काम होगा, अखमेद शेख ने कहा। पहले हम लापरवाह वजीर के आने का इंतजार करेंगे और उन्हें मार डालने के बाद हम खजाने तक पहुंचने में अपना समय लगाएंगे। जहां ये पड़ा है वहां कोई भी इसे नहीं छेड़ेगा, क्योंकि हम किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे जो इसके अस्तित्व के बारे में जानता हो। और वो औरत? वेरपर ने पूछा। मैं उसे उत्तर दिशा में बेचूंगा, हमलावर ने जवाब दिया। अब यही एकमात्र रास्ता है। उसे अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। बेल्जियन ने सिर हिलाया। वह तेजी से सोच रहा था। अगर वह अखमेद शेख को मना सके कि वो उसे लेडी ग्रस्टोक को उत्तर की ओर ले जाने वाले दल की कमान सौंप दे तो उसे अपने सरदार से बच निकलने का वह मौका मिल जाएगा जिसकी उसे चाहत थी। अगर वह रत्नों के साथ सुरक्षित बच निकल सके तो वह सोने का एक हिस्सा छोड़ देगा। वो इस समय तक अखमेद शेख को इतना अच्छी तरह से जानता था कि उसे पता था कि उसके गिरोह का कोई भी सदस्य अखमेद शेख की सेवा से स्वेच्छा से मुक्त नहीं हुआ था। जो कुछ लोग भाग गए थे उनमें से अधिकांश को फिर से पकड़ लिया गया था। एक से अधिक बार वेरपर ने उनकी पीड़ा भरी चीखें सुनी थीं, जब उन्हें मौत के घाट उतारने से पहले यातना दी गई थी। बेल्जियम के इस व्यक्ति को फिर से पकड़े जाने का कोई भी जोखिम नहीं उठाना था। उन्होंने पूछा, औरत के साथ उत्तर की ओर कौन जाएगा, जबकि हम उस सोने को लेने के लिए लौट रहे हैं जिसे वजीर ने अंग्रेज के बंगले के पास दबा रखा है। अखमेद शेख ने एक पल के लिए सोचा। गड़ा हुआ सोना उस महिला की कीमत से कहीं ज्यादा कीमती था जो वह लाएगी। जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना जरूरी था और कम से कम देरी से सोना हासिल करना भी अच्छा था। अपने सभी अनुयायियों में से बेल्जियम का व्यक्ति किसी एक दल की कमान सौंपने के लिए सबसे तार्किक लेफ्टिनेंट था। एक अरब जो खुद अखमेद शेख की तरह ही रास्तों और जनजातियों से परिचित हो, वह महिला की कीमत वसूल कर सकता था और सुदूर उत्तर में भाग सकता था। दूसरी ओर वेरपर यूरोपीय लोगों के लिए शत्रुतापूर्ण देश से अकेले भाग नहीं सकता था, जबकि वह बेल्जियम के साथ जिन लोगों को भेजेगा उन्हें सावधानी से चुना जा सकता था ताकि वेरपर को अपने कमांड के किसी भी बड़े हिस्से को अपने साथ आने के लिए राजी न कर सके अगर वह अपने प्रमुख को छोड़ने के बारे में सोचता है। अंत में अरब बोला, ये जरूरी नहीं है कि हम दोनों सोने के लिए वापस लौटें। तुम उस महिला के साथ उत्तर की ओर जाओ और मेरे एक मित्र के लिए एक पत्र ले जाओ जो हमेशा ऐसे माल के लिए सबसे अच्छे बाजारों के संपर्क में रहता है, जबकि मैं सोने के लिए वापस लौटता हूँ। जब हमारा व्यापार समाप्त हो जाएगा तो हम फिर यहाँ मिल सकते हैं। वेरपर इस स्वागत योग्य निर्णय को पाकर जिस खुशी से भर गया था उसे छिपा नहीं सका, और उसने इसे अखमेद शेख की गहरी और संदिग्ध आंखों से पूरी तरह छिपाया था। ये सवाल के घेरे में है। हालांकि निर्णय पर पहुंचने के बाद अरब और उसके लेफ्टिनेंट ने अपने आगामी उपक्रमों के विवरण पर थोड़ी देर और चर्चा की। जब वेरपर ने अपनी बहानेबाजी की और लंबे समय से वांछित स्नान और दाढ़ी बनाने की सुख सुविधाओं और विलासिता के लिए अपने तंबू में लौट आया। स्नान करने के बाद बेल्जियन ने अपने तंबू की पिछली दीवार पर सिली हुई एक रस्सी से एक छोटा सा दर्पण बांधा और शीशे के पास रखी एक समान रूप से भद्दी मेज के पास एक भद्दी कुर्सी रखी तथा अपने चेहरे से खुरदरी दाढ़ी हटाने लगा। मर्दाना सुखों की सूची में शायद ही कोई ऐसा सुख हो जो साफ दाढ़ी बनाने के बाद मिलने वाले सुख से ज्यादा आराम और ताजगी का एहसास देता हो, और अब थकान को कुछ समय के लिए दूर करके एल्बर्ट वेरपर अपनी जर्जर कुर्सी पर लेट गया और सोने से पहले एक आखिरी सिगरेट का आनंद लिया। उसके अंगूठे, जो उसकी बाहों के वजन के आलसी समर्थन में उसकी बेल्ट में फंसे हुए थे, उस बेल्ट को छू रहे थे जिसमें उसकी कमर के चारों ओर गहनों की थैली बंधी हुई थी। वह उत्साह से झूम उठा और उसने अपने मन को उस खजाने के मूल्य पर केंद्रित कर दिया
जो उसके कपड़ों के नीचे छिपा हुआ था, जिसे उसके अलावा कोई नहीं जानता था। अगर अखमेद शेख को पता होता तो वह क्या कहता? वीरपर मुस्कुराया। बूढ़े बदमाश की आंखें कितनी चमक जाएंगी अगर वह उन जगमगाती हुई सुंदरियों की एक झलक पा लेता। वीरपर को अभी तक उन पर अपनी आंखें टिकाने का मौका नहीं मिला था। उसने उन्हें गिना भी नहीं था, उसने केवल मोटे तौर पर उनकी कीमत का अनुमान लगाया था। उसने बैट खोली और थैली को उसके छिपे हुए स्थान से बाहर निकाला। वह अकेला था। शिविर के बाकी लोग संतरी को छोड़कर पीछे हट गए थे। कोई भी बेल्जियम के तंबू में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसने थैली को उंगलियों से छुआ और उसके अंदर की कीमती छोटी छोटी गांठों के आकार और माप को महसूस किया। उसने थैली को पहले एक हथेली में, फिर दूसरी हथेली में उठाया और अंत में उसने अपनी कुर्सी को धीरे धीरे मेज के सामने घुमाया और अपने छोटे से लैंप की किरणों में चमकते हुए रत्नों को खुरदरी लकड़ी पर लुढ़कने दिया। चमकदार किरणों ने गंदे और मैले कैनवास के अंदरूनी हिस्से को सपने देखने वाले व्यक्ति की आंखों में महल की भव्यता में बदल दिया। उसने सुख के सुनहरे हॉल देखे जो इस दागदार और दागदार टेबल टॉप पर बिखरी हुई दौलत के मालिक के लिए अपने द्वार खोलेंगे। उसने खुशियों और विलासिता और शक्ति का सपना देखा जो हमेशा उसकी पहुंच से परे था, और जैसे ही उसने सपना देखा, उसकी नज़र टेबल से हट गई, जैसे एक सपने देखने वाले की नज़र सांसारिक सामान्यता के औसत क्षितिज से ऊपर एक बहुत दूर के लक्ष्य की ओर। बिना देखे उसकी आंखें शेविंग आईने पर टिकी हुई थीं जो अभी भी टेबल के ऊपर तंबू की दीवार पर लटका हुआ था, लेकिन उसकी नज़र कहीं और केंद्रित थी। और फिर एक प्रतिबिंब छोटे से कांच की पॉलिश सतह के भीतर चला गया। आदमी की आंखें अंतरिक्ष से वापस दर्पण के चेहरे पर चली गईं और उसमें उसने अखमेद शेख का गंभीर चेहरा देखा जो उसके पीछे तंबू के दरवाजे के फ्लैप में फंसा हुआ था। वीरपर ने निराशा की सांस रोक ली। दुर्लभ आत्मनियंत्रण के साथ उसने अपनी नज़र नीचे कर ली, बिना ऐसा लगे कि वह दर्पण पर रुका था, जब तक कि वह फिर से रत्नों पर नहीं आ गया। बिना जल्दबाजी के उसने उन्हें थैली में वापस रख दिया, बाद वाले को अपनी शर्ट में डाल लिया, अपने केस से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और उठ खड़ा हुआ। जम्हाई लेते हुए और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर फैलाते हुए वह धीरे धीरे तंबू के विपरीत छोर की ओर मुड़ा। अखमेद शेख का चेहरा खुले में से गायब हो गया था। ये कहना कि एल्बर्ट वीरपर डर गया था, इसे हल्के में लेना होगा। उसे एहसास हुआ कि उसने न केवल अपने खजाने का बलिदान दिया है, बल्कि अपने जीवन का भी। अखमेद शेख कभी भी उस धन को अपनी उंगलियों से फिसलने नहीं देगा जिसे उसने खोजा था, नहीं वो उस लेफ्टिनेंट की कपटपूर्णता को माफ करेगा जिसने अपने प्रमुख के साथ इसे साझा करने की पेशकश किए बिना इस तरह के खजाने पर कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे बेल्जियम का आदमी बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो गया। अगर उस पर नज़र रखी जा रही थी तो वह नहीं जान सकता था, लेकिन अगर ऐसा था तो देखने वाले को उस घबराहट का कोई संकेत नहीं मिला जिसे यूरोपीय छिपाने की कोशिश कर रहा था। जब वह अपने कंबल के लिए तैयार हुआ तो वह आदमी छोटी सी मेज के पास गया और बत्ती बुझा दी। 2 घंटे बाद टेंट के सामने के फ्लैप चुपचाप अलग हो गए और एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने प्रवेश किया, जो बाहर के अंधेरे से अंदर के अंधेरे में चुपचाप चला गया। सावधानी से शिकारी अंदर से गुजरा। एक हाथ में एक लंबा चाकू था। वह आखिरकार टेंट की एक दीवार के पास कई कालीनों पर बिछे कंबलों के ढेर के पास पहुंचा। हल्के से उसकी उंगलियों ने कंबल के नीचे की भारी वस्तु को ढूंढा और पाया, वो भारी वस्तु जो एल्बर्ट वीरपर की होनी चाहिए थी। उन्होंने एक आदमी की आकृति का पता लगाया और फिर एक हाथ ऊपर की ओर बढ़ा, एक पल के लिए रुका और नीचे उतरा। बार बार वह ऊपर उठा और नीचे गिरा और हर बार चाकू की लंबी धार कंबल के नीचे की वस्तु में धंस गई। लेकिन उस खामोश भारी वस्तु में एक प्रारंभिक निर्जीवता थी जिसने हत्यारे को क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित कर दिया। उसने बुखार से कंबल को पीछे फेंका और घबराए हुए हाथों से गहनों की थैली की तलाश की जिसे वह अपने शिकार के शरीर पर छिपा हुआ पा सकता था। एक क्षण बाद वह अपने होठों पर एक श्राप लिए हुए उठा। यह अखमेद शेख था और उसने श्राप इसलिए दिया क्योंकि उसने अपने लेफ्टिनेंट के कंबल के नीचे केवल एक सोए हुए आदमी के रूप और स्वरूप में रखे हुए त्यागे हुए कपड़ों का ढेर पाया था। एल्बर्ट वीरपर भाग गया था।
मुखिया गांव में भागा और गुस्से में सो रहे अरबों को पुकारा, जो उसकी आवाज सुनकर अपने तंबू से गिर पड़े। लेकिन हालांकि उन्होंने गांव में बार बार खोज की, लेकिन उन्हें बेल्जियम के आदमी का कोई सुराग नहीं मिला। गुस्से से भरे हुए अखमेद ज़ेक ने अपने अनुयायियों को घोड़े पर चढ़ने के लिए बुलाया, और हालांकि रात बहुत काली थी, वे अपने शिकार की तलाश में आसपास के जंगल में खोजबीन करने निकल पड़े। जैसे ही वे खुले दरवाजों से बाहर निकले, मुगाम्बी, जो पास की एक झाड़ी में छिपा हुआ था, बिना देखे ही बाड़ के भीतर खिसक गया। खोजकर्ताओं को वापस जाते हुए देखने के लिए प्रवेश द्वार के चारों ओर अश्वेतों की भीड़ जमा हो गई, और जैसे ही उनमें से आखिरी व्यक्ति गांव से बाहर निकला, अश्वेतों ने द्वारों को पकड़ लिया और उन्हें अपने पास खींच लिया, और मुगाम्बी ने इस काम में हाथ बटाया जैसे कि उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय हमलावरों के बीच बिताया हो। अंधेरे में वह बिना किसी चुनौती के उनमें से एक के रूप में आगे बढ़ गया, और जब वे द्वारों से अपने अपने तंबुओं और झोपड़ियों की ओर लौटे, तो मुगाम्बी छाया में विलीन हो गया और गायब हो गया। 1 घंटे तक वह विभिन्न झोपड़ियों और तंबुओं के पीछे छिपता रहा, ताकि वह पता लगा सके कि उसके मालिक की साथी किस झोपड़ी में कैद है। एक झोपड़ी ऐसी थी जिसके बारे में उसे पूरा भरोसा था कि वो उसमें कैद है, क्योंकि यह एकमात्र झोपड़ी थी जिसके दरवाजे के सामने एक संतरी तैनात था। मुगाम्बी इस इमारत की छाया में दुबका हुआ था, जो बेखबर गार्ड से कुछ ही दूरी पर थी, जब दूसरा अपने साथी को छुड़ाने के लिए आया। नवागंतुक ने पूछा, कैदी अंदर सुरक्षित है? वह है, दूसरे ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे आने के बाद से कोई भी इस द्वार से नहीं गुजरा है। नया संतरी दरवाजे के पास बैठा रहा, जबकि वह जिसे उसने छुट्टी दी थी, अपनी झोपड़ी में चला गया। मुगाम्बी इमारत के कोने के करीब खिसक गया। एक शक्तिशाली हाथ में उसने एक भारी घुंडी पकड़ी हुई थी। किसी भी तरह की खुशी ने उसके शांत स्वभाव को नहीं बिगाड़ा, फिर भी वह अंदर से खुशी से भर गया क्योंकि उसने अभी अभी सुना था कि लेडी वास्तव में अंदर थी। संतरी की पीठ झोपड़ी के कोने की ओर थी, जहां विशालकाय काला छिपा हुआ था। वह आदमी उस विशाल आकृति को नहीं देख पाया जो चुपचाप उसके पीछे मंडरा रही थी। घुंडी छड़ी एक वक्र में ऊपर की ओर घूमी और फिर नीचे की ओर। एक धीमी सी आवाज आई, भारी हड्डी के टूटने की आवाज आई, और संतरी एक शांत, निर्जीव मिट्टी के ढेर में गिर गया। कुछ देर बाद मुगाम्बी झोपड़ी के अंदर की तलाशी ले रहा था। पहले तो वह धीरे धीरे, धीमी आवाज में लेडी पुकारता हुआ, और अंत में लगभग उन्मत्त जल्दबाजी में, जब तक कि उसे सच्चाई का एहसास नहीं हो गया, झोपड़ी खाली थी।